नमस्कार। आज हम लोग साढ़े साती के विषय में जानेंगे। देखिए, साढ़े साती के विषय में कुछ भी कहने से पहले मैं ये कह दूं कि साढ़े साती जो है वो एक कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, परंतु इसको मुद्दा बना दिया गया है क्योंकि इसका डर दिखाकर, इससे भयभीत कर कर जो है क्लाइंट से आप अच्छा खासा धन निकाल सकते हैं। किसी न किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ जो है उसको चिपका दी जाती है और कीमती रत्न जो है बेच दिए जाते हैं और फर्दर जो है इस प्रकार की मेल प्रैक्टिस जो है वो चलती है। तो साढ़े साती से कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। साढ़े साती की अगर मैं बात करूं तो ये व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आ सकती है। ठीक है, तो एक तो उस समय पर आपका बाल्यकाल ही होता है व्यक्ति का साधारणतया, और सेकंड जो साढ़े साती होती है, द्वितीय जो साढ़े साती चलती है, दूसरा चक्र जो चलता है वो ज़्यादा आपको कष्टकारी रहती है। उसी समय पर आपको उतार चढ़ाव जीवन में देखने पड़ते हैं। तो फर्दर जो है ऐसा भी नहीं है कि साढ़े साती हमेशा अशुभ फलदायी ही होगी। इसके विषय में हम लोग अभी जानेंगे, बात करूँगा मैं अभी आप लोगों से कि साढ़े साती शुभ होगी या अशुभ होगी। इसको तुरंत मतलब इंस्टेंट आप कैसे देख सकते हैं, इसको देखने के लिए मैं भृगुनंदी नाड़ी का मेथड आपको बता रहा हूँ। तो भृगुनंदी नाड़ी के माध्यम से साढ़े साती को कैसे देखना है, इसके विषय में आइए हम लोग बात करते हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य ही टैप कीजिए। इसके अलावा मैंने फेसबुक में आप सभी के लिए ग्रुप का निर्माण किया है, जहां पर मैं समय समय पर ज्योतिष के कुछ सूत्र प्रदान करता हूं। तो आप लोग उस ग्रुप से जुड़ने का प्रयास कीजिए जिससे कि आप लोगों को कुछ सूत्र प्राप्त हो सके। तो आइए और विलंब न करते हुए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्र जन्म पत्रिका में जहाँ स्थित होता है उसकी पिछली राशि और उसकी अगली राशि, अर्थात इस जैसे कि इस पत्रिका को आप लोग देख रहे हैं तो इसमें चंद्र मकर राशि में स्थित है। तो शनि गोचर करते करते जब वो धनुष राशि में आकर स्थित होता है तो धनु, मकर और कुंभ, ये 3 राशियों में जब शनि गोचर करता है तब साढ़े साती का काल खंड होता है। चूँकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, इसलिए 2.5 ये तीनों को का योग करने के पश्चात 7.5 वर्ष आते हैं। इसी कारण से इस गोचर को साढ़े साती कहा जाता है। तो हालांकि मैं फिर से कह दूं कि इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा एक मुख्य रूप से कष्ट ये देखने को आता है कि अगर आपकी माता जीवित है तो माता को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। इधर जो है ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। यदि माता नहीं है तो मातृतुल्य कोई भी स्त्री हो, सबसे बड़ी बहन हो गई, या जहाँ तक किसी को माँ के रूप में देखता है, तो उन सब के लिए कष्टकारी समय होता है, उनका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा इस पे मुख्य जो बिंदु है वो ये है कि इस अवधि में व्यक्ति यदि नौकरी करता है तो उसका स्थानांतरण होता है, वो उसका ट्रांसफ़र होता है, व्यक्ति का निवास स्थान बदलता है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा यात्रा करनी पड़ती है, व्यक्ति का मन जो है वो कुछ कमज़ोर सा रहता है, उसके मन में दुख और परेशानियां जो हैं उसको उसके मन पर जो है बादल, दुख परेशानियों के बादल जो है वो छाए रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कामकाज में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो इसके विषय में मैं बात करूंगा अभी। तो देखिए, ये सारे फल जो अभी मोटे तौर पर मैंने कहे आपको, ये सभी फल चंद्र के अधीन है। चंद्र जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो सबसे तीव्रगामी ग्रह है। ठीक है, तो इस कारण से क्या हुआ कि चंद्र जो है वो उसका फल आने का कारण क्या बना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भृगुनंदी नाड़ी में 2/12 का सिद्धांत है। तो शनि जैसे ही गोचर करते करते धनु में आया तो उसका संबंध चंद्र से बना। इस कारण से क्या हुआ, कर्म कारक शनि जो कि सबसे मंदगामी है, उसका बहुत ज़्यादा तीव्रगामी ग्रह, सबसे अधिक तीव्रगामी ग्रह चंद्र से संबंध बना है। इस कारण से यात्रा, स्थान परिवर्तन, ठीक है, निवास स्थान में बदलाव, शहर में बदलाव, विदेश गमन, नुकसान हो जाना। चूँकि चंद्र कपटी ग्रह है, नाड़ी में चंद्र को डेबिट का कारक बताया है, खर्च का कारक है। इस नुकसान हो जाना, डिसीजन लेने में जल्दबाजी करना,
ये कहीं ना कहीं सब चीज़ें जो है चंद्र के अधीन है। माता को कष्ट होना चंद्र माता का कारक है, जातक को मानसिक चिंताएं होना, ये सभी चंद्र के अधीन है। सभी ज्योतिषी यहाँ पर शनि का उपाय करवाते हैं, परंतु उपाय यहाँ पर चंद्र के करने हैं। कभी भी 7.5 का अशुभ फल हो रहा तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए आप वहाँ पर चंद्र की रेमेडी कीजिए, आपको शुभ फल प्राप्त हो जाएंगे। मैटर काफ़ी हद तक जो है संभल जाता है। खैर, रेमेडी का एक अलग विषय है, उस पर अभी मैं नहीं जाना चाह रहा। तो फर्दर जो है अब हम लोग ये बात करेंगे कि शनि की 7.5 शुभ फलदायी होगी या अशुभ फलदायी होगी, इसको कैसे देखें। तो देखिए, शनि की 7.5 शुभ फलदायी होगी या अशुभ फलदायी होगी, इसको देखने के लिए मैं भृगुनंदी नाड़ी के माध्यम से कुछ सूत्र बताता हूँ आपको। तो देखिए, शनि और चंद्र का मिलान हो रहा है। बेसिकली जन्म के चंद्र के 12वीं राशि से शनि का गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर जन्म के चंद्र का मिलान गोचर के शनि से हो रहा है। तो अभी हम लोगों को इन 2 ग्रहों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कैसे आवश्यकता है? जैसा कि हम लोगों ने देखा कि शनि चंद्र के समीप जा रहा है, इस कारण से नेटिव को समस्याएं आ रही हैं। किस प्रकार की समस्या? जितने भी चंद्र के कारकत्व हैं उन्हीं से रिलेटेड फल नेटिव को प्राप्त हो रहे हैं। जैसे बदनामी हो जाना, मिथ्या आरोप लग जाना, स्थान परिवर्तन हो जाना, खर्च हो जाना, कामकाज में समस्याएं आ जाना, ठीक है, गलत निर्णय ले लेना, उसके कारण काम बंद हो गया। गलत निर्णय ले लिया है, एक नया व्यापार कर लिया है, वो व्यापार ठप हो गया है। सो दीज आर दी साइंस ऑफ मून। ये सभी जो है फल चंद्र के हैं। कर्म कारक चूँकि मन के कारक की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें कर्म में डिसीजन वगैरह लेने में, सब में एक्शन में जल्दबाजी हो रही है। ये सभी फल चंद्र के अधीन है। तो कैसे हम लोग समझेंगे कि 7.5 शुभ होगी या अशुभ? इसके लिए मैं कहता हूँ आप लोगों को, आप ये देखिए कि क्या चंद्र का संबंध एज पर भृगुनंदी नाड़ी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि क्या चंद्र का संबंध गुरु बुध शुक्र से बन रहा है। यदि गुरु बुध शुक्र से संबंध अगर बन रहा है चंद्र का, तो निश्चित तौर पर मान कर चलिए कि ये 7.5 का कालखंड बहुत शुभ फलदायी होगा। आपको इस समय पर धन, विद्या, यश, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ में वृद्धि होने वाली है। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि गुरु शुक्र बुध ये कहीं ना कहीं सभी जो है मित्रता की श्रेणी में आ जाते हैं शनि आदि से। इस कारण से शनि को माइलेज मिलती है, शनि बलवान होता है। जैसे ही शनि आएगा गोचर करते करते और उसका संबंध गुरु, चंद्र, शुक्र, बुध इन सब से बनेगा, तो 7.5 जो है वो बहुत शुभ फलदायी हो जाएगी। यहाँ पर सब कुछ प्राप्त होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमारी 7.5 तो बहुत अच्छी गई। ज्योतिषी महाशय ने बताया कि 7.5 अशुभ फलदायी होगी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं ये एक सिद्धांत है। इसके आगे कब 7.5 अशुभ फलदायी होगी, इसको कैसे देखना है? यदि चंद्र का संबंध मंगल से बन जाए, सूर्य से बन जाए, राहु केतु से बन जाए, तो 7.5 अशुभ फलदायी होगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि राहु केतु जो है वो चंद्र के भी शत्रु हैं और मंगल, सूर्य आदि जो है ये शनि के शत्रु हैं। शनि जब कर्म का कारक आगे बढ़ेगा तो वहाँ पर सूर्य मिलेगा, तो इस कारण से जो है पिता को कष्ट होने लगेंगे, मान सम्मान में कमी आने लग जाएगी, या पिता का हस्तक्षेप होने लग जाएगा आपके कारोबार में, व्यापार आदि में। या मान लीजिए आप व्यापार करते हैं, पिता अस्वस्थ हो गए तो उनको लेकर के चिंता है, उस कारण से आप व्यापार ठीक से कर नहीं पाएंगे। ठीक है, या किसी प्रकार से कोई सरकारी जो है अड़चने उसमें आ गई। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका बॉस का जो आपके सीनियर्स हैं, आपके जो बॉस हैं, उनका जो हस्तक्षेप इतना हो जाएगा, उस कारण से आपको परेशानी होगी। ठीक है, इसी तरह से यदि मंगल है तो आप जानते ही हैं मंगल जो है वो टेक्निकल प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कोई समस्या उत्पन्न होने लग जाएगी, वो शनि का शत्रु है। फर्दर आगे जब शनि उस पर गोचर करता है तो यदि आप टेक्निकल फील्ड में नहीं हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा परेशानी करेगा। आपका जो शत्रु पक्ष है वो सक्रिय हो जाएगा, इस कारण से आपके व्यापार आदि में हानि होगी। आपको बराबर शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। आप कोई भी कार्य करने के लिए जाएंगे
तो शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आप व्यापार कर रहे हैं इस समय पर, तो आपका जो कॉम्पिटिटर होगा वो ज़्यादा बेहतर करेगा, वो आपसे शत्रुता करेगा इस समय पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि गोचर का शनि किस प्रकार से सूर्य, मंगल, राहु, केतु से पीड़ित हो रहा है। इस कारण से समस्या आती है। अब बदनाम यहाँ पर शनि को कर दिया जाता है, और ये बात सच भी है कि जितना बदनाम शनि को किया गया है उतना बदनाम किसी अन्य ग्रह को नहीं किया गया है। और करने का कारण भी ये है क्योंकि शनि से लोग भयभीत भी होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा भयभीत करके क्लाइंट से जितना ज़्यादा धन निकाला जा सकता है, ये ज्योतिषी महाशय अच्छे से निकालते हैं, और उनको कई प्रकार के पूजा पाठ, हवन आदि में फंसाकर उनसे लाखों रुपए लूट लेते हैं। फिर नग नगीने बेचते हैं, वो तो सब अलग ही कहानी है। तो उस पर मैं नहीं जा रहा। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि कभी भी साढ़े साथी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी व्यक्ति की साढ़े साथी चल रही है, वह व्यक्ति अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने आसपास के लोगों को भली भांति समझ लेता है। सबकी परख इस समय पर हो जाती है। कौन कैसा है, कौन आपके कार्य आ रहा है या कौन कार्य नहीं आ रहा है, कौन षड्यंत्र कर रहा है, कौन पहले आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा था और कौन अब सामने से आकर के शत्रुता कर रहा है, कौन कड़वा बोल रहा है। सब कुछ एकदम स्पष्ट पानी की तरह एकदम साफ दिखता है इस अवधि में। तो ये अवधि जो है ये परिश्रम करवाती है, क्योंकि चंद्र की स्थिति वहाँ पर है। तो इसमें सलाह जो है, सर्वोत्तम सलाह यही है कि जातक को आप यह सलाह दीजिए कि अपने भीतर धैर्य उत्पन्न कीजिए। इस साढ़े साथी की अवधि में आप धैर्य उत्पन्न कीजिए, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें, कोई भी बड़ा बदलाव करने से बचें। माता अगर जीवित है तो उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। अगर इस चंद्र का कनेक्शन सूर्य से बन रहा है या शनि गोचर करते करते सूर्य को भी प्रभावित कर रहा है, तो पिता के ऊपर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता बन जाती है। उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर यही बात है। साथ ही साथ सकारात्मक रहें और मेहनत कुछ अधिक करनी पड़ती है, और मन में कुछ जो है परेशानियां होती हैं, दुविधाएं होती हैं, मानसिक चिंताएं रहती हैं, तनाव रहती है। तनाव वगैरह का जो कारण बनता है वो चंद्र के कारण ही बनता है यहाँ पर। इस कारण से बहुत ज़्यादा नकारात्मक न होते हुए सकारात्मक पक्ष को ध्यान में रखकर चलना चाहिए, इतना ही कहूँगा। भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार मैंने आप लोगों को सिद्धांत बता दिया। यदि इस चंद्र का संबंध शनि के मित्र के साथ है तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए साढ़े साथी शुभ फलदायी होगी, ठीक है। और यदि अगर साढ़े साथी अशुभ फलदायी हो रही है तो कहीं ना कहीं शनि जब गोचर कर रहा है चंद्र के आसपास, तो उधर मंगल, केतु, सूर्य आदि होंगे, तो समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। वो व्यक्ति भयंकर दुख, तकलीफ, वेदना, कष्ट, पीड़ा से गुजरता है इस समय पर। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंदु है जो मैंने आप लोगों को बताया है। इसके अलावा हम लोगों का जो कन्वेंशनल का जो सिद्धांत है, पारंपरिक जो सिद्धांत है, उससे भी हम लोग समझ सकते हैं। इसमें मुख्यतः जैसे कि चंद्र शुभ ग्रहों के साथ हो, चंद्र केंद्र त्रिकोण आदि में हो, चंद्र उच्च राशि का हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा है कि सिद्धांत एक ये भी है कि चंद्र जो है उसका संबंध मंगल से नहीं होना चाहिए, वरना साढ़े साथी अशुभ फलदायी होती है। इसके अलावा चंद्र यदि मकर या कुंभ राशि में हो तो साढ़े साथी बहुत अशुभ नहीं होगी, शुभ ही होती है। इसके अलावा अष्टक वर्ग से एक सिद्धांत है कि चंद्र जिस राशि में बैठा है उसके सर्वाष्टक में यदि 28 बिंदु हैं या 28 से जितने ज़्यादा अधिक बिंदु होंगे, 30 से अधिक शुभ बिंदु होंगे, तो वो साढ़े साथी शुभ फलदायी होती है, ऐसा बताया जाता है। फिर भी चंद्र के पिछली राशि में कितने बिंदु हैं, चंद्र की अगली राशि में कितने बिंदु हैं, ठीक है, चंद्र के भिन्नाष्टक में चंद्र कितना बिंदु लेकर बैठा है, इन सब बातों को देखना पड़ता है। इसके बाद शनि का भिन्नाष्टक भी देखना पड़ता है। जैसे कि ये जो पत्रिका लगी हुई है इसमें आप देखिए, यहाँ पर ये 27 बिंदु सर्वाष्टक के हैं मकर में, तो फिर भी कुछ विद्वान कहते हैं कि 25 तक भी ठीक ठाक चल जाता है, उसके नीचे समस्या ज़्यादा आती है। तो भाई यहाँ 27 है तो उतना कष्ट नहीं होगा, फिर भी कष्ट आया है इस पत्री में। इस पत्री में चंद्र का संबंध शुक्र केतु दोनों से है। इस कारण से शुक्र के कारण तो शुभ हुआ, परंतु केतु के आ जाने मात्र से ही समस्या जो है गंभीर हो गई।
यहाँ पर चंद्र भी खराब हुआ और शुक्र भी खराब हुआ। शुक्र तो बहुत ज़्यादा ही खराब हुआ, क्योंकि शुक्र के साथ बहुत टाइट कंजंक्शन है इसका केतु का, तो शुक्र का सारा कारकत्व यहाँ पर समाप्त हुआ। तो शनि जब मकर में गोचर कर रहा था उस समय पर इनके विवाह में समस्या उत्पन्न हुई और इनकी पत्नी से अलगाव हो गया है। ठीक है, अभी फर्दर जो है हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 27 बिंदु हैं, कष्ट आया है। तो 28 बिंदु से कम अगर होता है किसी भी भाव में, तो वहाँ पर अगर शनि गोचर करता है तो वहाँ पर समस्या आती है। इतना ही नहीं देखेंगे, अगर भिन्नाष्टक में भी देखें तो मकर में 3 बिंदु हैं और वर्तमान में शनि कुंभ में जा रहे हैं, वहाँ पर 22 बिंदु हैं। तो मतलब मकर से भी ज़्यादा कष्ट कुंभ में हुआ है, और ऐसा ही है, इनको अभी बहुत कष्ट है, समस्या काफ़ी है। इसके अलावा हम लोग अगर आगे बात करते हैं तो देखते हैं शनि का सबसे जो कम बिंदु का स्थान जो हो रहा है भिन्नाष्टक में, वो मेष राशि का हो रहा है। तो यहाँ पर समस्या कुछ अधिक आएगी। मेष राशि में शनि का गोचर सबसे अशुभ होगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। फर्दर अष्टक वर्ग का और भी इंटरप्रिटेशन है, हम लोग वो भी कर सकते हैं, इसके विषय में मैं नहीं जा रहा अभी। आप लोग भृगुनंदी नाड़ी के माध्यम से ही देखिए, वहाँ से बात बहुत सरलता से बहुत सटीक निकल के आ जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग निरंतर वीडियो को देखते रहिए। चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मैंने फेसबुक पे एक ग्रुप का निर्माण किया है आप सभी के लिए, जिस पर मैं निरंतर सूत्र को दे रहा हूँ। आप लोग उस ग्रुप से भी जुड़ने का प्रयास कीजिए। ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।